हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये अपना कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 16। और पिछले 15वें लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या विषुवत तल पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या विषुवत तल पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। तो ये अपना माइनस क्यू आवेश और ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश, और ये है एक विद्युत द्विध्रुव, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2a। और मान लेते हैं मध्य बिंदु है O। तो ये होगी A और ये होगी A। अब मान लेते हैं इस O से विषुवत तल कौन सा होता है, जो इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवत जो तल होता है उसे बोलते हैं विषुवत तल या निरक्ष तल। तो ये अपना विषुवत तल, और ये O है बिंदु। अब विषुवत तल पर यहां पर एक बिंदु P लेते हैं, P, ये विषुवत तल। और P विषुवत तल पर बिंदु P लेते हैं जिसकी इसकी मध्य बिंदु O से दूरी है R, ये दूरी है R। अब मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। तो हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, तो ये होगी इस प्रकार E1, ये है E1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती है। तो ये होगी अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपनी E2 मान लेते हैं इसे। और अब हम देखते हैं कि E1 तो उस तरफ है और E2 इस तरफ है। अब P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार निकालेंगे? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए यहाँ पर इसके घटक तोड़ेंगे। तो घटक तोड़ने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार एक रेखा खींचते हैं, और मान लेते हैं इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। तो ये कोण भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। और हम जानते हैं कि जो कोण के साथ घटक होता है वो होता है कोस थीटा, उसे बोलते हैं क्षैतिज घटक। तो E1 के लिए ये हो जाएगा, E1 के लिए ये हो जाएगा E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा। और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। इसी प्रकार इस E2 के लिए ये हो जाएगा E2 कोस थीटा, और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। और अब हमें ज्ञात करना है P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका कथन। तो लिखेंगे माना एक, और इसे मान लेते हैं A बिंदु, और इसे मान लेते हैं B बिंदु, और इसे मान लेते हैं P बिंदु। सॉरी, इसे Q मान लेते हैं, Q, सॉरी इसी को तो मान रखा है वो। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं जिसके मध्य बिंदु O से विषुवत तल पर मध्य बिंदु O से विषुवत तल पर P बिंदु लेते हैं जिसकी O से दूरी R है। तो लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं जिसके मध्य बिंदु O से विषुवत तल पर P बिंदु लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जिसके विषुवत तल पर एक बिंदु P लेते हैं जिसकी O से दूरी R है। तो हम लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश के कारण
पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 है। तो इसका मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, क्योंकि यहां पर E1 व E2 परिमाण में समान है, अतः इनके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर E1 और E2 का परिमाण समान है और थीटा भी समान है, तो यहाँ पर इनके क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, क्योंकि इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और इसकी दिशा नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार यहाँ पर P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा अब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं एक की तरफ में है, क्योंकि इनके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत है। ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो यहां से अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि इनके क्षैतिज घटक एक दूसरे एक ही दिशा में है, ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में है, तो एक दूसरे जुड़ जाएंगे। लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो ये हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसे और यहां से E बराबर, अब दोस्तों हम जानते हैं कि E1 और E2 परिमाण में समान है, तो हम E2 की जगह लिख सकते हैं E1, तो यहां से E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह लिख देंगे E1 cos थीटा, और यहां पर लिख देंगे चूंकि E1 बराबर है E2, क्योंकि E1 और E2 का परिमाण समान है, तो यहां से E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा। तो इसका E आ गया अपने पास 2 E1 cos थीटा, तो यहां से E बराबर 2 इंटू, अब यहाँ पर E1 का मान रख देंगे। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो ये हो जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और यहाँ पर Q की जगह अपना Q/r²। अब यहाँ पर R की जगह क्या लेंगे, तो यहाँ पर R की जगह अपना ये, क्योंकि हमें प्लस क्यू आवेश और P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें ये दूरी चाहिए। और ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं कि ये है अपनी A और ये अपनी R, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर लिख देता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय से अपनी हो जाएगी P/b², क्योंकि ये कर्ण हो जाएगी और ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगी कर्ण P/b² बराबर r² प्लस a²। हमें ज्ञात करनी है Pb, तो यहाँ से Pb बराबर हो जाएगी r प्लस a, r² प्लस a² का रूट, तो इसका Pb आ गया अपने पास r² प्लस a² का रूट। और यहाँ पर हमें जब r² की जगह लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस क्यों आवेश के लिए r यही है, तो r² की जगह हो जाएगा अपना r² प्लस a²
का रूट और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है अपना 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पर r की जगह अपना r² प्लस a² का रूट। ये तो क्या 2 इंटू ये होगा e1 का मान इंटू अब रख देंगे cos थीटा का मान, और हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और यहाँ पर आधार अपना a बट्टे कर्ण और कर्ण है अपना ये, और इसका मान हमने ज्ञात किया था रूट के अंदर r² प्लस a²। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह लिख देंगे हम आधार अपना a बट्टे कर्ण और कर्ण की जगह अपना रूट के अंदर r² प्लस a²। तो ये हो गया। इस प्रकार cos थीटा का मान रख दिया, तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू ये अपना A टू A बट्टे में हो जाएगा 4πε0 इंटू, और यहाँ पर ये है रूट के अंदर r² प्लस a² की पावर 2 इंटू ये अपनी रूट के अंदर r² प्लस a²। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बच जाएगा r² प्लस a² की पावर 1, और यहाँ पर ही r² प्लस a² की पावर रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं r² प्लस a² की पावर 1/2। तो इस प्रकार इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लिख सकते हैं r² प्लस a² की पावर 3/2, r² प्लस a² की पावर 3/2। अब हम मान लेंगे माना r बहुत बड़ा है a से, मान लेते हैं r का मान बहुत बड़ा है a से, तो a को नगण्य मानकर छोड़ने पर तो a को नगण्य मानकर छोड़ने पर E बराबर हो जाएगा अपना 2a³ बट्टे 4πε0, और यहाँ पर a को नगण्य मानकर छोड़ने पर ये हो जाएगा r², और इसकी पावर है 3/2। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा r की पावर 3। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 2a³/4πε0 इंटू r की पावर 3, और यहाँ पर 2a³ की जगह लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी तथा किसी एक ध्रुव के परिमाण के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। तो इसकी जगह लिख सकते हैं P, तो ये हो जाएगा अपना P, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 और गुणा में अपना r³। तो इस प्रकार एक विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 1/4πε0 इंटू P/r³, और अक्ष पर आई थी 1/4πε0 इंटू 2p सदिश/r³। और जब इसको सदिश में लिखेंगे तो लिखेंगे सदिश रूप, यहाँ पर लिख देता हूँ सदिश रूप। तो सदिश रूप हो जाएगा अपना E सदिश बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमने अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और उसको सदिश में लगा था तो माइनस नहीं आया था, लेकिन इसको जब सदिश में बदलेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, लेकिन विषुवत तल के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना माइनस, और ये हो जाएगा अपना 1/-1/4πε0 P सदिश/r³। तो इस प्रकार ये आ गया एक विषुवत तल के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। तो ये था हमारा टॉपिक, एक विद्युत द्विध्रुव के विषुवत या निरक्ष तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।